हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। हमने अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कुछ टॉपिक्स किए थे। अभी हम उन टॉपिक्स तक के न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से कवर करेंगे। तो दिस इज़ योर वीडियो नेमिंग एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पार्ट 1। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। ए 100 ohm resistor is connected to a 220 volt 50 hertz AC supply. A part, what is the RMS value of current in the circuit? B part, what is the net power consumed over the full cycle? तो एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है और वो 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट है। जो अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज 50 हर्ट्ज। आपको आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालना है और पावर कितनी कंज्यूम हो रही है वो निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए, रेजिस्टेंस गिवन है R इज इक्वल टू 100 ओम, सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको ये नहीं कहा गया है कि जो वोल्टेज है वो पीक वोल्टेज है, तो आप जो भी वोल्टेज गिवन होगी उसको आरएमएस वोल्टेज कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये जो V है दैट इज नथिंग बट आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो ये जो 220 वोल्ट है दिस इज VRMS। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट वो कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई आर, क्योंकि IRMS इज इक्वल टू VRMS बाई आर, 220 बाई 100, तो ये आ जाएगा 2.2 एम्पियर। सेकेंड पार्ट, द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर ए फुल साइकिल इज P इज इक्वल टू VI, वोल्टेज इंटू करंट, 220 इंटू 2.2, ये 484 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, A part, the peak voltage of AC supply is 300 volt. What is RMS voltage? यहाँ पे जैसे उसने कहा है कि ये जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है वो गिवन है 300 वोल्ट, आपको RMS वोल्टेज निकालनी है। B part, the RMS value of current in an AC circuit is 10 ampere. What is the peak current? सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट, पीक वोल्टेज जो होती है वो V नोट से हमने शो कर दी, 300 वोल्ट ये गिवन है। RMS voltage is given as V is equal to V naught by root 2, that is 300 by root 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 212.1 वोल्ट, तो ये VRMS आ जाता है। RMS वैल्यू ऑफ करंट आपको गिवन है 10 एम्पियर। अब आपको पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालना है, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। I नॉट इज इक्वल टू रूट 2 ऑफ I, दैट इज रूट 2 ऑफ 10, तो ये आ जाएगा 14.1 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 3, ए 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, डिटरमिन द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। आपको एक इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस 44 मिली हेनरी है वो कनेक्ट करके दिया हुआ है 220 वोल्ट से और 50 हर्ट्ज सप्लाई से। आपको RMS वैल्यू ऑफ करंट निकालना है। जैसे कि यहाँ पे 220 वोल्ट गिवन है, तो ये जो 220 वोल्ट है अगेन इट इज एन RMS वैल्यू। ठीक है, तो RMS वोल्टेज आपको दे रखा है, करंट निकालना है, इंडक्टेंस 44 मिली हेनरी है उसको हेनरी में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 44 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 हेनरी। सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। यहां से हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकाल लेते हैं 2 पाई न्यू। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL होता है ओमेगा L, यानी कि 2 पाई न्यू L। सारी वैल्यूज रखते हैं और सॉल्व करके आ जाता है 2 पाई इंटू 50 इंटू 44 इंटू 10 टू पावर -3 ओम, 10 टू पावर -3 ओम। RMS वैल्यू ऑफ करंट वो हो जाएगा V बाई XL। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, इसको पुट करते हैं और रिजल्ट आ जाता है 15.92 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ए 60 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज AC सप्लाई
डिटरमिन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। देखिए बिल्कुल पहले की तरह है, वहां इंडक्टर था, यहां कैपेसिटर है। तो ये तो आपके सी की वैल्यू हो गई, ये आपका वी आर एम एस हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। आपको निकालना है आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट। अगेन आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि एक्स सी। तो आई इज इक्वल टू वी बाय एक्स सी वाले फॉर्मूले से हम इसे निकालेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में कैपेसिटेंस है 60 माइक्रोफैरड, इसको फैरड में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके। सप्लाई वोल्टेज 110 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है एक्स सी 1/ω⁻c के बराबर। तो सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, निकालते हैं। 1/2 पाई इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻6 ओम। अब जैसे मैंने बताया था आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट होता है आई इज इक्वल टू वी बाई एक्स सी। तो सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे और रिजल्ट हमारा आ जाएगा 2.49 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन 3 एंड 4 ये जो हमने ऊपर पढ़े हैं, व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट ओवर ए कंप्लीट साइकिल, एक्सप्लेन योर आंसर। इसमें ध्यान दीजिए, वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री है। जब भी ऐसा होगा किसी सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगा, तो जो पावर कंज्यूम होगा वो जीरो होगा, और ऐसे टाइम पे सर्किट में जो करंट फ्लो होता है दैट इज नोन एज वाटलेस करंट, पावर कंज्यूम नहीं होती। सो इन द इंडक्टिव सर्किट आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज 15.92 एम्पियर, RMS value of voltage 220 volt. Hence, the net power absorbed can be obtained by the relation VI cos phi, where phi is phase difference between the voltage and current. जैसे मैंने बताया, चाहे वो इंडक्टिव सर्किट हो या कैपेसिटिव, दैट मीन्स उसमें रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, सिर्फ कैपेसिटर हो या सिर्फ इंडक्टर हो, तो उसके बीच में जो फाई होता है वो 90 होता है। फॉर ए प्योर इंडक्टिव circuit, the phase difference between the alternating voltage and current is 90 degree. So phi is equal to 90 degree. Hence power is zero. That is the net power is zero. Similarly, कैपेसिटिव में भी यही होगा, करंट 2.49 है, वोल्टेज 110 है, फॉर्मूला उसके लिए भी यही रहेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि प्योर कैपेसिटिव हो या प्योर इंडक्टिव हो, फेज रिलेशन क्या होता है, फेज डिफरेंस 90। अब जब इस आप 90 को इस फॉर्मूले में रखोगे तो रिजल्ट आ जाएगा जीरो। तो इस केस में भी नेट पावर जीरो होती है। तो चाहे सर्किट प्योरली इंडक्टिव हो या प्योरली कैपेसिटिव हो, पावर कंज्यूम्ड इज ऑलवेज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर फॉर सीरीज LCR सर्किट, जहां पे L की वैल्यू 2 हेनरी है, कैपेसिटर 32 माइक्रोफैरड का है, रेजिस्टेंस 10 ओम है, और इस सर्किट की Q वैल्यू जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, Q वैल्यू क्या होगी। अब सॉल्यूशन देखिए, इंडक्टेंस आपको दे रखा है 2 हेनरी, रेजिस्टेंस 10 ओम, कैपेसिटेंस 32 माइक्रोफैरड, उसको फैरड में बदल लेंगे, 32 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। अब resonant frequency is given by the relation omega r is equal to 1/√LC। तो आपके पास L और C है, वैल्यू निकालेंगे 1/8 इंटू 10⁻³ या फिर 125 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज ओमेगा आर, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक तरह से। अब एक पार्ट तो हो गया, क्योंकि इसमें आपसे क्या क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, एक तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, एक पूछा गया है क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू क्या होती है, देखिए क्यू वैल्यू का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू 1/r√L/C। आपके पास सारी वैल्यूज हैं, 2/32 16 आ जाएगा, 16 का √4 बाहर आ जाएगा, तो 1/10 इंटू 4 इंटू 10⁻³ ये ऊपर जाएगा 1000, 1000/40, तो रिजल्ट आ जाएगा 25। तो आपका जो Q वैल्यू आता है इस सर्किट के केस में
वो 25 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, hence the Q value of this circuit is 25. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ए चार्ज 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 27 मिली हेनरी इंडक्टर, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट। एक तरह से आप ध्यान दीजिए, इसमें एक तो आपके पास ये कैपेसिटर है यानी कि C, ये इंडक्टर है यानी कि L, यानी कि ये बन गया LC सर्किट। तो LC सर्किट में ऑसिलेशंस होते हैं, उसकी आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा निकालनी है। तो सीधा फॉर्मूला हमारे पास है, कैपेसिटेंस C 30 माइक्रोफैरड, उसको फैरड में बदल लेंगे 30 इंटू 10⁻⁻⁶। ऐसे ही इंडक्टेंस है 27 मिली हेनरी, तो हेनरी में बदलेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC। वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व करके आ जाएगा 1/9 इंटू 10⁻⁻⁴ का रूट, सॉल्व करके 1.11 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। तो ये वो जो फ्री ऑसिलेशन होंगे उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर in question number 7 is 6 millicoulomb. What is the total energy stored in the circuit initially? What is the total energy at later time? एक बात ध्यान रखिए कि सर्किट के अंदर जो नेट एनर्जी रहेगी, ये क्योंकि LC सर्किट है, इसमें लगातार आपको याद होगा मैंने LC ऑसिलेशन वाले वीडियो में बताया था कि जो एनर्जी है वो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी जब आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा, फिर जो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा थ्रू इंडक्टर, तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और एक टाइम पे जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज होगा, सारी एनर्जी मैग्नेटिक, फिर दोबारा वो कन्वर्ट होनी शुरू होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो जो टोटल एनर्जी है वो चेंज नहीं होती, टोटल एनर्जी सेम रहती है। और कितनी होती है वो देखिए, कैपेसिटेंस गिवन है 30 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरड, इंडक्टेंस जो है दैट इज 27 इंटू 10⁻³ हेनरी, और चार्ज गिवन है 6 मिली कुलाम, इसको कुलाम में बदल लेंगे 6 इंटू 10⁻³ कुलाम। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कैन बी कैलकुलेटेड एज E इज इक्वल टू हाफ Q²/C। ये हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है, क्योंकि कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज होगा तो सारी एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी और वो कैपेसिटर के अंदर होगी, जिसको हम हाफ Q²/C से निकालते हैं, सारी वैल्यूज रखते हैं और रिजल्ट आया था 0.6 जूल। और जैसे मैंने बताया, टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम विल रिमेन सेम, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहती है, वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर वापस मैग्नेटिक से इलेक्ट्रोस्टैटिक में कन्वर्ट होती रहेगी। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, बिकॉज एनर्जी is shared between capacitor and the inductor. Next question, question number 9, a series LCR circuit with R is equal to 20 ohm, L is equal to 1.5 Henry and C is equal to 35 microfarad is connected to a variable frequency 200 volts AC supply. When a frequency of supply equal to the natural frequency of the circuit, what is the average power transferred टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल। अब ध्यान दीजिए, LCR सर्किट है, इसमें L, C और R तो फिक्स है, वोल्टेज जो है 200 वोल्ट वो भी फिक्स है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करती है। हमें बताना है कि जब फ्रीक्वेंसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, यानी कि एक तरह से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तब आपको एवरेज पावर ट्रांसफर निकालनी है सर्किट में कि एक साइकिल में कितनी हो जाएगी। तो देखिए, at resonant frequency the frequency of the supply power equal to the natural frequency of the given LCR circuit, और रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, इंडक्टेंस 1.5 हेनरी, कैपेसिटेंस 35 माइक्रोफैरड यानी कि 35 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरड। AC सप्लाई टू LCR सर्किट वो दे रखी है 200 वोल्ट। अब इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, वी नो दैट R²
प्लस XL माइनस XC होल स्केयर का रूट दैट इज Z। रेजोनेंस के केस में XL इक्वल टू XC हो जाएगा तो Z इक्वल टू R हो जाएगा यानी कि 20 ओम। तो करंट जो होगा सर्किट में वो V बाय R से निकाल लेंगे क्योंकि V बाय Z की वैल्यू R के बराबर है। 200 बाय 20 दैट इज 10 एम्पियर। Hence the average power transferred to the circuit in one complete cycle is VI। P is equal to VI, तो V की वैल्यू 200, I की वैल्यू 10, तो ये 2000 वाट आ जाता है। नेक्स्ट, a radio can tune over the frequency range of a portion of megawatt broadcast band that is 800 kilohertz to 1200 kilohertz। ये फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसके ऊपर ये ब्रॉडकास्ट वेरी करता है। If its LC circuit has an effective inductance of 200 microhenry, what must be the range of variable capacitor। यानी कि आप ध्यान दीजिए इसमें हो क्या रहा है, जो फ्रीक्वेंसी है वो 800 किलोहर्ट्ज से और 1200 किलोहर्ट्ज तक वेरी करती है, ठीक है। अब क्योंकि LC सर्किट है वो एक तरह से फ्रीक्वेंसी वेरी कराता है। LC सर्किट का L तो फिक्स है, आपको रेंज ऑफ कैपेसिटर बतानी है, यानी कि कैपेसिटर कहां से लेके और कहां तक वेरी करता है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैपेसिटर की कितनी कितनी है वो बतानी है। तो सबसे पहले फॉर ट्यूनिंग द नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्री ऑसिलेशन ऑफ LC सर्किट शुड बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव। यानी कि वही फॉर्मूला हमें रखना है कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। सॉल्यूशन, the range of frequency nu of the radio is 800 kilohertz to 1200 kilohertz। तो लोअर ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 800 किलोहर्ट्ज, दैट इज 800 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। ऐसे ही अपर ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी वो आपको दे रखी है 1200 किलोहर्ट्ज या 1200 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। अब इफेक्टिव इंडक्टेंस वो दे रखा है 200 माइक्रो हेनरी, इसको हेनरी में बदल लेंगे 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके। अब कैपेसिटेंस ऑफ वेरिएबल कैपेसिटी फॉर न्यू वन, पहली फ्रीक्वेंसी जो न्यू वन है उसके लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, मान लिया वो C1 है, तो C1 इज इक्वल टू 1 बाय ω1 स्केयर L, ये वहीं से आया है, ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 1 बाय LC वाले फॉर्मूले से। तो ω1 हमारे पास क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर द कैपेसिटर C1, तो वो 2 पाई न्यू वन हो जाएगा। 2 पाई न्यू वन की वैल्यू 800 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। अब ऐसे ही कैपेसिटेंस फॉर द वेरिएबल कैपेसिटर फॉर फ्रीक्वेंसी न्यू 2, वो कितना हो जाएगा, फॉर्मूले में और कुछ नहीं करना, ω2 स्केयर L कर देंगे। ω2 कितना हो जाएगा, दैट इज 2 पाई न्यू 2, वैल्यू रख देंगे 2 पाई 1200 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। तो C1 की वैल्यू हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं सारी, ω2 की वैल्यू ω2 स्केयर और L, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 800 इंटू 10⁻³ होल स्केयर इंटू 200 इंटू 10⁻⁻⁶। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.977 इंटू 10⁻⁻10 फैरड। इसको पिको फैरड में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻12 से मल्टीप्लाई करके, तो रिजल्ट आ जाता है पिको फैरड में 197.7 पिको फैरड, दैट्स इट। अब C2 को रखेंगे, ये आ जाएगा 0.8804 इंटू 10⁻⁻10 फैरड, दैट इज 88 पिको फैरड। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। इसमें कहीं किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।